नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन आयोग की क्लास देख रहे थे ना। आयोग से संबंधित अपन ने कई सारे जो है आयोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो है आप लोगों का, देखो बाल संरक्षण आयोग हम पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम वो देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को देखकर बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। हम सबसे पहले देखो इसकी क्या बात करेंगे, हम जो है आपके प्रीलिम्स फैक्ट की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में सीधे के सीधे आप लोगों को छपे हुए मिलेंगे। हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जो है सबसे बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ना के बराबर आने की संभावना रहती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, और जहां पर भी संभावना ज़्यादा बनती है या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है मैं आप लोगों को पहले ही कवर करवा देता हूं वो। तो अभी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसके सामान्य परिचय की बात करेंगे, मतलब प्रीलिम्स फैक्ट समझ लो जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। फिर अपन एक एक करके बहुत शानदार तरीके से संरचना देखेंगे, सदस्यों की नियुक्ति देखेंगे, त्यागपत्र देखेंगे, और जो है आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो फॉर्मेट मैं आप लोगों को लिए बना के दे रहा हूं, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। एकदम टू द पॉइंट हम चीज़ों को पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेंदी करके भी नहीं पढ़ना है अपन को, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आना है सीधे टू द पॉइंट ही आना है ना। बहुत ज़्यादा इसमें कोई कथा कहानी किससे नहीं है, तो अपन सीधा सीधा पढ़ते हैं और बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को समझेंगे। अब अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके सामान्य परिचय में हम प्रीलिम्स फैक्ट की बात करेंगे, है ना। जब हम प्रीलिम्स फैक्ट की बात करेंगे तो सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके बहुत शानदार तरीके से, है ना। तो क्या देख रहे हैं हम, जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, है ना। आयोग की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके गठन की बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसका गठन आपसे पूछा जाएगा कि इसका गठन कब किया गया। तो मेरे दोस्तों, इसका जो गठन किया गया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम जो आया था आप लोगों का 2005 की धारा। अब आप लोगों से धारा पूछेगा कौन सी धारा के तहत किया गया है, तो याद रखना, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के माध्यम से, 3 के तहत इसकी जो स्थापना की गई थी मार्च 2007 में की गई थी। अब याद रखना इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना आपसे पूछेगा तो याद रखना 5 मार्च 2007 को की गई थी। तो हमने गठन देख लिया, है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी प्रकृति क्या है। हर बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो प्रकृति है इसकी सांविधिक सलाहकार, है ना। सांविधिक सलाहकार की अपन बात करें तो सांविधिक सलाह जो कार है ना, उस तरीके की प्रकृति। और आप लोगों को अब समझाने की जरूरत नहीं है कि सांवैधानिक जो है सलाहकार अगर ये निकाय है तो ये जो कौन सा निकाय, ये आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे पहले मैंने आप लोगों को बताया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है ना। तो ये आप लोगों को चीज़ों को मैंने पहले बताया था, और ये बताया था कि जो है सांविधिक सलाहकार निकाय क्या होते हैं, है ना। फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, जिनका उल्लेख संविधान के अंतर्गत नहीं किया जाता, इस एक अधिनियम बनाकर जो है इसका निर्माण किया जाता है। सांविधिक संस्थाओं के सांविधिक संस्थाओं के अंतर्गत ये आती हैं। हमने इसका देखो गठन देख लिया, इसकी प्रकृति देख लिया है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं हम। उद्देश्य की अपन बात करें तो 0 से लगाकर 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया है, याद रखना, है ना। आगे हम बात करते हैं इसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में है। और यहां से मेरे दोस्तों बहुत शानदार तरीके से आपसे क्वेश्चन बनाएगा। कहां पर है आपका, नई दिल्ली में है। अगर अपन इसके नोडल एजेंसी की बात करें, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बहुत शानदार तरीके से। तो नोडल एजेंसी जो है मेरे दोस्तों, जो नोडल एजेंसी वो है आपकी महिला बाल विकास जो मंत्रालय है ना, उसके अधीन आता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके अधीन आएगा, तो महिला बाल विकास संरक्षण अधिनियम जो है मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर अपन इसके पहले अध्यक्ष की बात करें, पहले अध्यक्ष की अगर अपन बात करते हैं तो कौन थी जो आपकी पहली अध्यक्ष, जो पहला अध्यक्ष की हम बात करते हैं, है ना। तो ये आपकी थी अगर अपन के इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो ये थी आपकी सिन्हा, है ना। कौन थी आप लोगों की, सिन्हा। देखो अपन इसके पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो क्या थी इसकी जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थी, शांता सिन्हा, याद रखना, शांता सिन्हा। वहीं अगर अपन बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, वर्तमान अध्यक्ष इसकी जो है वो है आपका प्रियंक कानूनगो, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों से पूछेगा
है ना, कि भाई इसका गठन कब हुआ था, प्रकृति कैसी है, सांविधिक सलाहकार है। और ये याद रखना धारा 3 के अंतर्गत हुआ था। उद्देश्य हमने बता दिया, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नोडल एजेंसी किसके अंतर्गत आता है, महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में कौन है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को वह पूछेगा, है ना। आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, जब इसका गठन किया गया तो ये कहा गया कि इसको 3 स्तर पर लागू किया जाए। किस किस स्तर पर लागू किया जाए, तो हम देख लेते हैं कौन से 3 स्तर हैं उस पर लागू किया जाता है। अब याद रखना, इसके गठन में ये कहा था कि जो एक तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए, मतलब कि एक तो राष्ट्रीय आयोग होगा आपका, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग होगा, वही राज्य स्तर पर राज्य आयोग होगा आप लोगों का, है ना, और जिला स्तर पर जिला न्यायालय होंगे आप लोगों के। मतलब कि जिला स्तर की अगर अपन बात करें, है ना, जिला स्तर की आप लोगों की बात करें तो बाल न्यायालय होंगे आपके। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा, ये कहा कि 3 स्तर हैं, कि राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए, राज्य स्तर पर राज्य आयोग होना चाहिए और जिला स्तर पर बाल न्यायालय होते हैं इनके हितों के संरक्षण के लिए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत शानदार तरीके से आप चीज़ों को बना लोगे। अब हम आगे की बात करते हैं और इसकी संरचना पर बात करेंगे कि किस तरीके से कितने अध्यक्ष होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और बहुत शानदार तरीके से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पूरी तरीके से मैं आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। अब देखो, हम जब इसकी संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं गठन। तो गठन तो हमने प्रीलिम्स फैक्ट में यहाँ पर भी देख लिया, फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि इसकी संरचना जो है महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत अध्यक्ष क्या है और कितने सदस्य होंगे, नियुक्ति कौन करेगा, त्यागपत्र किसको देगा, हटाएगा कौन, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, ये सारी चीजें हमें बहुत शानदार तरीके से देखना है। तो आप लोगों को पता है कि जो संरचना है, संरचना की हम बात करते हैं तो इसका गठन सबसे पहले दिया हुआ है। और गठन में मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई ये कहा गया है धारा 3(1) के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग होगा। क्या होगा, एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग होगा। ये आप लोगों को कहा गया, क्या होगा आप लोगों का, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग होगा, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत की जाएगी। ये लिखा हुआ है। आपको बहुत शानदार तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई धारा 3(1) देख ली, हम धारा 3(2) के अंतर्गत क्या देखेंगे। देखो, इसके सबसेक्शन होते हैं। जैसे धारा 3 है, धारा 3 में क्या कहा गया है, आप लोगों का गठन दिया गया है। और धारा 3(2) के सबसेक्शन में क्या कहा गया है, संरचना। तो इसके अंतर्गत ये याद रखना कि इसके अंतर्गत एक होता है आपका अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कितने हो जाएगा, तो अध्यक्ष तो एक ही रहता है, लेकिन जो सदस्य हैं वो आप लोगों के 6 सदस्य होंगे। इसके अंतर्गत कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे। याद रखना, एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। तो यहाँ पर हमने वर्तमान अध्यक्ष की बात की है, तो आपसे वर्तमान अध्यक्ष पूछ सकता है कि कौन होंगे, तो प्रियंक जो कानून को होंगे वही आपके प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है, ये क्वेश्चन आपसे बना सकता है वो। आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं इसके मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय हमने यहाँ पर भी देख लिया है। मुख्यालय की अगर अपन बात करें तो धारा 3 के सबसेक्शन 3 में जो मुख्यालय दिया हुआ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मेरे को आप लोगों को पता है कि भाई नई दिल्ली में इसका क्या है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। और टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे, जहां जहां से क्वेश्चन बना सकता है वो सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे आप, है ना, अभी अभी आयोग जुड़े हैं, तो अगर आपका पिछले साल का अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो यहाँ से भी मैंने आप उसको ऑब्जर्व करके आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, बहुत सरल है आयोग जो है, बहुत सरल है, क्योंकि अधिकतर आयोगों की प्रकृति एक जैसी है। तो याद रखने में भी तकलीफ नहीं आती है। सिर्फ हमें क्या करना रहता है कि भाई जो इसकी प्रकृति देख लेना होती है, नियुक्ति कौन कर रहा है, हटा कौन रहा है। तो ये अगर अपन बात करें वेतन भत्तों का निर्धारण कौन कर रहा है, तो ये सिमिलर एक जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहीं कहीं राष्ट्रपति आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहीं कहीं केंद्र सरकार आप लोगों को देखने को मिलेगी। और राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो राज्य सरकारें उनकी नियुक्ति कर रही हैं और फिर हटाने की जो है हटा भी रही है, तो फिर राज्य सरकार कर रही है। तो ऐसा एक फॉर्मेट आपके दिमाग में आप पढ़ोगे ना तो बन जाएगा। तो चीज़ें इतनी सरल हो जाएंगी पढ़ने के लिए कि आप बोलोगे कि यार हम एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, हमारा रिवीजन हो जाएगा, हम सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जामिनर को अगर थोड़ा सा टफ पेपर बनाना होगा और यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करना होगा, तो छोटी छोटी बातों पर क्या करेगा, क्वेश्चन बनाएगा। किस तरीके से कि जैसे कि हमने बात की थी अभी महिला जो है राष्ट्रीय महिला आयोग हमने पढ़ा था,
उसके अंतर्गत कहीं भी राष्ट्रपति का कोई जिक्र नहीं है, तो आपको ऑप्शन में राष्ट्रपति दे देगा। जबकि अन्य आयोग में आपने राष्ट्रपति या राज्यपाल पढ़ा होगा नियुक्ति में, लेकिन वहां पर हमने जब बात की थी तो नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से की जा रही थी और इस्तीफा भी केंद्र सरकार को ही दिया जा रहा था। तो यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका आप ध्यान रखोगे ना तो आप बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की। हमने बात कर ली है, अब धारा 4 के अंतर्गत आते हैं। हमने धारा 3 कंप्लीट कर ली, अब धारा 4 के अंतर्गत हम आते हैं। इनके सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है मेरे दोस्तों, वो हमको देखना है। तो इसके सदस्यों की और जो है आप लोगों की जो नियुक्ति है मेरे दोस्तों केंद्र सरकार के माध्यम से की जाती है। अब देखो अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति किस माध्यम से की जाएगी और सदस्यों की नियुक्ति किस माध्यम से की जाएगी वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप देख लो अध्यक्ष। अध्यक्ष की नियुक्ति मेरे दोस्तों केंद्र सरकार के माध्यम से की जाएगी, लेकिन इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या रखना है, केंद्र सरकार के माध्यम से तो की जाएगी लेकिन एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। अब इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। कौन सी समिति गठित की जाएगी भाई, 3 सदस्यीय, जिसमें 3 सदस्य होंगे मेरे दोस्तों। 3 सदस्य जिसके अंतर्गत होंगे उसकी एक समिति बनाई जाएगी अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए, है ना। उस समिति में 3 सदस्य होंगे जिसमें से एक जो सदस्य होगा महिला बाल विकास मंत्रालय का अध्यक्ष होगा। कौन होगा, महिला बाल विकास का एक अध्यक्ष होगा और 2 ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। आई बात आप लोगों को समझ में। अब देखो नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से ही की जा रही है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, एक समिति बिठाई जाएगी जो ये तय करेगी कि भाई इसका अध्यक्ष ये होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाना है, तो मैंने एक सदस्य जो है 3 सदस्यीय समिति जो है गठित कर दी। वही डिसीजन लेगी कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। उसके सामने जो है विभिन्न व्यक्तियों के क्या है नामों को नामित किया जाएगा और उसमें से एक नाम निकाल के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 सदस्यीय एक समिति बनाई जाएगी जो क्या करेगी, जो केंद्र सरकार के माध्यम से अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। तो आप लोगों को पता चल गया है कि भाई अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा। जो हमारे 6 सदस्य होते हैं जो हमने संरचना के अंतर्गत पढ़ा था, इनकी नियुक्ति सीधे सीधे केंद्र सरकार ही करती है। केंद्र सरकार ही करती है मेरे दोस्तों, सीधे सीधे करती है। मतलब कि इसके अंतर्गत समिति की कोई जो है हस्तक्षेप नहीं रहता। हस्तक्षेप किस में रहेगा, अध्यक्ष में रहेगा। तो आप लोग समझ जाना मेरे दोस्तों, सरकार जो है नियुक्ति करती है। आपसे क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। क्वेश्चन आपसे बना लेगा कि भाई अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, एक आपसे ऑप्शन दे देगा कि भाई केंद्र सरकार करती है ना। दूसरे में दे दिया है केंद्र सरकार प्लस समिति की सिफारिश पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन में केंद्र सरकार ही अगर दिया रहता है तो आंसर आप लोगों का वो हो जाएगा। तो ये प्रश्न की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों के कि क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से बना रहा है। छोटी छोटी चीज ही हैं जिसमें क्वेश्चन आप लोगों से घुमा फिरा कर पूछ सकता है वो। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो समिति की सिफारिश पर अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार 6 सदस्यों की नियुक्ति करेगी। हम नियुक्ति में एक चीज और देख लेते हैं कि जो हमारे जो है अगर अपन बात करें कि जो हमारे अध्यक्ष और सदस्य होते हैं ये 2 वर्ष तक जो है आप लोगों की मतलब कि पुनः नामित हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 बार। याद रखना, अध्यक्ष और जो सदस्यों की जो नियुक्ति है ये पुनर्नियुक्ति के पात्र तो हैं, उस पद पर 2 बार हैं, लेकिन सिर्फ 2 बार ही अपने पद पर क्या है, पुनर्नियुक्ति के ये योग्य है। अब आप लोग एक चीज और याद रखना कि जो आप लोगों के 6 सदस्य में हैं, 6 सदस्य हैं, इसके लिए 2 महिला अनिवार्य ही रहेंगी। मतलब कि 6 सदस्यों में 2 महिला होना अनिवार्य होगा। तो 6 सदस्यों में से आप लोगों की क्या हो जाएंगी, 2 महिलाओं का अनिवार्य होना हो जाएगा। 2 महिलाओं का क्या हो जाएगा, अनिवार्यता इसमें रहेगी 6 सदस्यों में से। आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इनकी पदावधि क्या है। देखो धारा 5 पर आ गए। अब देखो धारा आपसे शायद पूछे ना पूछे, है ना। अगर हम पढ़ रहे होते बहुत शानदार तरीके से, अगर जो अधिनियम हम पढ़ रहे होते तो उसमें कई सारी धाराएं होती जिस पे हम धारा पर डिस्कस करते, लेकिन हम आयोग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आयोग में हम जो देखें धारा आप लोग एक बार पढ़ लेना, क्योंकि धारा से अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इसके अंतर्गत कौन सी धारा के अंतर्गत क्या दिया है तो आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि जहां से क्वेश्चन बन रहे थे, जहां से आप लोगों के एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, जैसे बनाता है पदावधि जो है, जैसे कि हम बात करते हैं अध्यक्ष की 3 वर्ष और 65 वर्ष है। तो अगर ये कौन सी धारा के अंतर्गत दिया है तो हम बता सकते हैं कि धारा 5 के अंतर्गत दिया है। लेकिन वो आप लोगों से सीधा सीधा प्रश्न बनाएगा कि भाई अध्यक्ष की जो पदावधि होती है वो कितनी होती है। तो 3 वर्ष और
65 वर्ष होती है। तो ये क्वेश्चन एक तो ये बना लिया, लेकिन अगर उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो वह पूछ लेगा कि कौन सी धारा के अंतर्गत ये कहा गया है कि पदावधि कितने वर्ष की होती है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों की सुविधा के लिए बहुत शानदार तरीके से रख रखी हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पदावधि। पदावधि में हम ये देखेंगे मेरे दोस्तों, अध्यक्ष की जो पदावधि होती है तो वो होती है आपकी 3 वर्ष और 65 वर्ष। याद रखना, जो भी पहले हो वह अपने पद से जो है रिटायर्ड माना जाएगा। तो 3 वर्ष और 65 वर्ष। सदस्य की जो नियुक्ति होती है मेरे दोस्तों वह 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष और 60 वर्ष के लिए होती है, 3 वर्ष और 60 वर्ष के लिए होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी पदावधि क्या होगी, अध्यक्ष की होगी 3 वर्ष और 60 वर्ष जो भी 65 वर्ष जो भी पहले हो। वहीं हम बात करते हैं सदस्य की 3 वर्ष और जो है आप लोगों की 60 वर्ष जो आपका पहले हो। तो पुनर्नियुक्ति के पात्र हमने पहले देख लिया कि पुनर्नियुक्ति की अगर अपन बात करें 2 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। त्यागपत्र की हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो त्यागपत्र ये किसको देंगे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से की जा रही है तो केंद्र सरकार को ये क्या करेंगे, त्यागपत्र देंगे। केंद्र सरकार को त्यागपत्र देंगे। अब देखो, केंद्र सरकार को त्यागपत्र देंगे, है ना, स्वेच्छा से दे सकते हैं, है ना, और इनको पद से भी हटाया जा सकता है। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेतन भत्ते। तो धारा 6 के अंतर्गत क्या दे रखा है, धारा 6 में आप लोगों के वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते जो है निर्धारण करने का कार्य किसका है, अधिकार किसका है, तो वेतन भत्ते को कौन निर्धारण करता है, अध्यक्ष और सदस्यों के सारे वेतन भत्ते केंद्र सरकार निर्धारित करती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, त्यागपत्र किसको देता है, नियुक्ति कौन करता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, धारा 7 के अंतर्गत हम बात करते हैं कि पद से हटाना। तो इन्हें मेरे दोस्तों पद से कैसे हटाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो ये स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दें, तो त्यागपत्र किसको देंगे, जो हमने धारा 6 के अंतर्गत देखा है, हमने धारा 5 के अंतर्गत देखा है, 5 के अंतर्गत देखा है कि केंद्र सरकार को देंगे। लेकिन धारा 7 हमारे से क्या कह रही है कि पद से हटाया भी जा सकता है। उन्हें कैसे हटाया जा सकता है कि भाई इसे जो है आप लोगों का पद से हटाएगा कौन, तो मेरे दोस्तों केंद्र सरकार ही हटाएगी। और किस माध्यम से हटाएगी वो आप लोगों को पता होना चाहिए। केंद्र सरकार हटाएगी तो सही, लेकिन किस माध्यम से हटाएगी वो आप लोगों को बता देता हूं। एक तो साबित कदाचार के माध्यम से हटा सकती है ना, साबित कदाचार के माध्यम से हटा सकती है, मतलब कि उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया हो, संवैधानिक कदाचार के आरोप से हटा सकती है। नंबर 2 की हम बात करें, नंबर 2 की जब हम बात करते तो ये कहती है कि भाई जो है अगर वह आयोग की बैठक में लगातार तीन बैठकों तक, अगर वह 3 बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो भी इसे हटाया जा सकता है। तो लगातार 3 बैठकों में उपस्थित होना जरूरी है। 3 बैठकों में अगर अनुपस्थित होता है तो उसे हटाया जा सकता है। तो पद से हटाने के लिए एक तो केंद्र सरकार हटा सकती है, दूसरा देखो, पहला साबित कदाचार के आधार पर 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर दिवालिया अगर वो घोषित हो जाता है तो भी इसे हटाया जा सकता है। तो ये 2-3 चीजें आप लोगों को याद रखना है। एक तो दिवालिया घोषित होता है, दिवालिया घोषित हो जाता है तो भी उसे हटाया जा सकता है। हम धारा 8 के ऊपर बात करते हैं। धारा 8 हमारी क्या कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति का पद खाली होता है, देखो अगर कोई पद खाली होता है तो 90 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, उस पद को भरना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो ये धारा 8 के अंतर्गत क्या कहती है हमारी कि अगर कोई पद खाली हो जाता है तो उसे जल्द से जल्द भरने की सुविधा दी गई है, जो है नियम बनाया गया है कि 90 दिन के भीतर उस पद को आराम से भरा जाए। अब हम आगे चर्चा करते हैं, इसके अंतर्गत हम इस आयोग के कार्यों की चर्चा करेंगे, कुछ हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, और संपूर्ण एकेडमी के मेरे दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत शानदार तरीकों से टू द पॉइंट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ से डेफिनेटली पूरा आयोग कंप्लीट भी हो जाएगा, बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। अब हम आगे देखते हैं हमें और क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत देखना है। आगे अपन आयोग के कार्यों की चर्चा करेंगे जो कि धारा 13 के अंतर्गत दिए गए हैं। देखो बहुत सारे कार्य हैं जो अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हुए हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो धारा 13 के अंतर्गत आयोग के कार्यों के ऊपर चर्चा की गई है। यह कहा गया है कि भाई इसका क्या होगा। देखो, बाल संरक्षण के उल्लंघन की जांच करना और कार्रवाई के संबंध में सिफारिश करना। भाई बाल संरक्षण जो है उसके उल्लंघन की ये जांच करेगा, और अगर इसके जो कार्रवाई, अगर इसके मामले में जो भी कार्रवाई की जा रही है तो उस संबंध में सिफारिश भी करेगा कि भाई इस मामले की जाँच की गई है, इसमें क्या क्या कार्रवाई हो गई, उसके लिए सिफारिश भी कर सकता है वो, ठीक है, क्योंकि ये एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। ये सलाह दे सकता है, लेकिन इसकी सलाह मानने के लिए वह
सरकार बाध्य नहीं होगी, न्यायालय बाध्य नहीं होगा मेरे दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम बात करते हैं क्या होगा कि भाई किशोर संरक्षण गृहों का दौरा करना, मतलब कि बच्चों की जो जेल होती है उनका क्या करना भाई, दौरा करना, समीक्षा करना और उनमें सुधार करने के सुझाव देना मेरे दोस्तों, ये इसका कार्य रहेगा। वहां पर क्या व्यवस्था है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था है, उन्हें सुधारने की क्या व्यवस्था है, उनके रहने की क्या व्यवस्था है, तो इस तरीके की व्यवस्थाओं और कार्यों पर ये क्या कर सकता है, जांच कर सकता है मेरे दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना, बालकों को किस तरीके से जो है सुधारा जा सकता है ना, तो इस तरीके के अनुसंधान करते हैं और वह कार्य करते हैं। इस संबंध में देखो क्या लिखा हुआ है, बालक अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देने के लिए निरंतर ये प्रयासरत रहते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं और धारा 14 के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भाई ये रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, तो रिपोर्ट जो है किसके माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। किसको करता है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा और केंद्र सरकार इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी, याद रखना है ना। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, तो केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को संसद के माध्यम से, संसद के सामने जो है समक्ष उसको प्रस्तुत करता है ना। आगे हम बढ़ते हैं, इसकी शक्तियां, तो मेरे दोस्तों इसकी जो शक्तियां हैं सिविल न्यायालय के संबंध में ही हैं। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को जो आयोग पढ़ाए हैं उसमें मैंने आप लोगों को यही बताया था, जो आयोग के जो शक्तियां होती हैं, उनकी जो आधिकारिक शक्तियां होती है वो जो सिविल न्यायालय होते हैं उन्हीं के जैसी होती हैं, लेकिन जो है वह कोई भी चीज बिना अनुमति के नहीं कर सकते हैं, न्यायालय की अनुमति इसमें जरूरी रहती है। इसमें यह कहा जाता है मेरे दोस्तों कि अगर अपन देखें इसकी शक्तियां, तो इसकी शक्तियां जो सिविल न्यायालय की तरह हैं, बाल न्यायालय के जैसे ही हो जाएंगी कि भाई किसी को समन दे के बुलाना है, कोई दस्तावेजों को बुलाना है, रिपोर्ट तैयार करना है, तो इस तरीके की जो शक्तियां हैं वह सिविल न्यायालय जैसे ही यहाँ पर होंगी। बच्चों से जुड़े कुछ कानून के बारे में हम चर्चा करेंगे और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम बात करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब देखो हम बात करते हैं बच्चों से जुड़े कानून। बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानून समय समय पर भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे कौन कौन से कानून हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाए। हम बात करते हैं सबसे पहले बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम आया था आप लोगों का 1986 के अंतर्गत, और संवैधानिक प्रावधान की अगर अपन बात करें तो संविधान में भी ये कहा गया है कि बाल श्रम प्रतिषेध है ना, ये कहा गया है। अब देखो बच्चों से जुड़े कुछ कानून क्या है, एक तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 है, बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बाल जो है विवाह अधिनियम लागू किया गया था 2006 में। फिर हमने बाल संरक्षण आयोग अधिनियम हमने ये देख ही रहे हैं जो 2005 के अंतर्गत दिया हुआ है आप लोगों का। किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम 2000 है आप लोगों का। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है आप लोगों का 2012। तो ये कुछ बच्चों से जुड़े अधिनियम थे जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। महत्वपूर्ण तथ्यों की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 12 वर्ष, देखो क्या लिखा है, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ में अगर कोई यौन संबंध बनाने का अपराध करेगा तो उसे फांसी की सजा का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं और ये हम देखते हैं कि आयोग के अंतिम अगले क्या लिखा हुआ, आयोग के अंतिम एवं अगले अधिवेशन के मध्य 3 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। मतलब कि जो बैठकें होती हैं वह 3 वर्ष के अंतराल में होती है और 3 वर्ष से ज्यादा का अंतराल इसमें नहीं हो सकता, ये इसके अंतर्गत कहा गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सिर्फ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यूएनओ के माध्यम से देखो 1989 में क्या लिखा हुआ है, 1989 में यूएनओ में बाल संरक्षण पर एक अभिसमय किया गया एवं घोषणा पत्र तैयार किया गया। कब किया गया, 1989 में यूएनओ ने किया था, तो बालकों के संरक्षण के लिए एक अभिसमय पर घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिसे 1990 में इस घोषणा पत्र को क्या किया गया था, देखो लागू किया गया था। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो भी देश इस अभिसमय में, इस संधि में हस्ताक्षर कर शामिल होगा उसे अपने देश में बाल संरक्षणों से संबंधित अधिकार और नियम कानून जो है एक विधिवत बनाना पड़ेंगे। तो भारत के अंतर्गत क्या हुआ मेरे दोस्तों, भारत 1992 में इस संधि पर हस्ताक्षर कर इसमें शामिल हुआ। फिर उसके बाद क्या किया, भारत सरकार ने इसी के माध्यम से क्या किया, अपने देश में बाल संरक्षण अधिनियम लागू किया, जिसके 3 स्तर मैंने आप लोगों को बताए थे, एक राष्ट्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, और फिर हमने क्या देखा था, बाल न्यायालय देखे थे जो जिला स्तर पर होंगे। तो ये कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जो बहुत संक्षेप में मैंने आप लोगों को बताई है कि बालकों के हितों के संरक्षण के लिए 1989 आया, जिसमें यूएनओ की बैठक में यह कहा गया कि भाई बालकों से संबंधित अभिसमय पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया
1990 में उसे यूएनओ द्वारा लागू किया गया। भारत ने उस पर संधि कर हस्ताक्षर कर संधि में कब शामिल हुई थी? 1992 में। और अधिनियम अपने भारत में कब बनाया गया था? 2005 के अंतर्गत, जिसे धारा 2005 अधिनियम जो आया था, आप लोगों को जो हमने पढ़ा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत मार्च 2007 में ये आयोग का गठन किया गया था। तो हमने ये भी इसमें देख लिया है। तो अब आप लोगों का ये आयोग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है मेरे दोस्तों। इसमें हमने क्या क्या देख लिया? हमने पीटी के क्वेश्चन देख लिए हैं, जिसमें सामान्य परिचय में हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। सारे आप लोगों की धाराएं देख ली हैं, वेतन भत्ते, सदस्यों की नियुक्ति, हटाना, त्यागपत्र, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। बहुत शानदार तरीके से हमने आयोग के कार्य देख लिए हैं। आयोग से संबंधित जो है आप लोगों के बच्चों से संरक्षण से संबंधित हमने जो है आप लोगों के अन्य अधिनियम भी देख लिए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली है। ये वीडियो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताना, और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। तो ये आयोग की क्लास विधिवत सुचारू रूप से चलती रहेगी, इसलिए आप इससे जुड़े रहें और मुझे दीजिए इजाजत। अगले क्लास में अगले आयोग पर चर्चा करेंगे। जय हिंद और धन्यवाद।